दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है, क्योंकि इजराइल की सेना ने अल्टीमेटम दे दिया है गाजा के लोगों को। उन्होंने कहा है कि गाजा शहर के जो लोग हैं वो गाजा शहर छोड़ के गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में चले जाएं, क्योंकि इजराइल की सेना का कहना है कि अभी तक जो हम हमले कर रहे थे वो हवाई हमले कर रहे थे, अभी हम मिसाइल लॉन्च कर रहे थे, रॉकेट वगैरह से हमले कर रहे थे, लेकिन अब जो है हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है गाजा शहर पे आक्रमण करने के लिए। इजरायली सेना का मानना है, उनके पास ऐसे इनपुट हैं कि जो हमास के आतंकवादी हैं वो गाजा शहर में छिपे हुए हैं। गाजा शहर में जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं उन घरों में हमास के आतंकवादी हैं। गाजा शहर के रेसिडेंशियल एरियाज़ में कई सारे सुरंगें, टनल्स खोदे हुए हैं, उन एरियाज़ में गाजा के आतंकवादी हैं। और इजराइल की सेना ने कह दिया है कि अब जो है हम गाजा शहर पर आक्रमण करेंगे। इजराइल की आप सभी को पता है कि 3.5 लाख से अधिक सैनिक उनके पूरी तरह से तैयार हैं, टैंक्स तैयार हैं। तो अब जो है ये गाजा शहर पे कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। उन्होंने गाजा शहर के रहने वाले लोगों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में आप जो है शहर छोड़ के चले जाइए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। और इजराइल ने ये इसलिए कहा है, मतलब इजराइल चाहता तो पूरे शहर पे आक्रमण कर सकता था, लेकिन इजराइल चाहता है कि जो वहाँ के नागरिक हैं, जो सिविलियन हैं, उन पे कोई हताहत न हो। जो आतंकवादी हैं उनका टारगेट वही है। और जो गाजा शहर है उसमें 10 लाख से अधिक लोग हैं। 24 घंटे का समय दिया है। और गाजा शहर पर आक्रमण करना इसलिए भी आवश्यक है कि जैसे कि हमास का जो पूरा जो सिस्टम है वहाँ पे वो गाजा शहर में उनका कंसंट्रेटेड है, बड़े कई सारे टनल्स हैं, पूरी जो उनका सिस्टम है वो गाजा में है। और वो सिविलियंस के बीच में ही घुस के रहते हैं, उन्हीं घरों में रहते हैं, स्कूल्स में रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं। तो इसीलिए इजराइल की सेना ने कह दिया कि अब जो है हम ये नहीं छोड़ेंगे कि वहाँ पे सिविलियन है तो वहाँ बम नहीं गिरेगा, वहाँ पे आक्रमण नहीं होगा। आप जो है जितने भी रेसिडेंशियल लोग हैं, रिहायशी लोग हैं, आप जो है गाजा पट्टी के दक्षिण में जाइए। हम जो है गाजा शहर को जो है अब जो है समतल बना देंगे, क्योंकि कल रात को ही गाजा की जो आर्मी है, जो इजराइल की जो आर्मी है, उन्होंने 750 मिलिट्री टारगेट पे जो कि गाजा के उत्तर में है उस पर हमला किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पे हमास के टनल्स थे, मिलिट्री कंपाउंड थे, रेसिडेंट ऑफ सीनियर ऑपरेटिव्स ऑफ हमास थे, और जो उनका जो हमास के आतंकवादी हैं उनका स्टोरेज वेयर हाउसेस थे। तो उनको जो है तबाह कर दिया है इजराइल की सेना ने। और गाजा में जो यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी एजेंसी है, जो रिफ्यूजी लोग हैं जिनको वो शरण देते हैं यूनाइटेड नेशंस के लोग, उनके लिए स्कूल वगैरह खोले हैं, हॉस्पिटल वगैरह, उन्होंने भी जो अपना ऑफिस है वो गाजा के दक्षिण में शिफ्ट कर लिया है। मतलब इजराइल ने उनको धमकी दी, अल्टीमेटम दिया कि आप 24 घंटे का समय आप शिफ्ट होइए। गाजा के जितने भी लोग हैं, मतलब 10 लाख से अधिक लोग हैं गाजा शहर में, तो यूनाइटेड नेशंस का जो ये एजेंसी है उनके लिए वो लोग जो है, उन लोगों ने अपना ऑफिस जो है तुरंत इसको शिफ्ट कर लिया है, इस बात को मानते हुए। लेकिन वो लोग यह भी कर रहे हैं कि हम पूरी उम्मीद करेंगे कि जो इजराइल के लोग हैं वो आम नागरिकों को हिट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सारे जो यूनाइटेड नेशंस के जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आतंकवादी नहीं हैं। मतलब सपोर्ट भले वो हमास को करते होंगे, लेकिन वो फुल टाइम आतंकवादी नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस के जो रिफ्यूजी जो इनका है वो लोग कह रहे हैं कि उनको आप मत हिट कीजिए। लेकिन इजरायली सेना का कहना है कि इन स्कूल्स में ही ये जो हमास के आतंकवादी हैं उनको ढाल बना के छिपे हुए हैं, क्योंकि इस प्रकार 2021 में भी जो इजराइल का और हमास का जो युद्ध चला था, तो उसमें भी जब इजराइल की सेना यहाँ तक पहुँची थी तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि ये जो स्कूल्स बने हैं उसमें कई सारे टनल्स हैं, आतंकवादी वहीं से ऑपरेट करते हैं। तो इस बार जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई भी संभावना है कि इजराइल की सेना छोड़ेगी। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, अब वो छोड़ के जाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने आप को बचाएं। यदि अपने आप को नहीं बचाएंगे तो फिर उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होगा ये कहने का कि इजराइल ने हमें समय नहीं दिया। इजराइल हमेशा समय देता है। पिछली बार भी जब इजराइल ने अटैक किया था गाजा शहर पे, जो वहाँ पे मीडिया की जो बिल्डिंग थी जिसमें अल जजीरा का भी ऑफिस था, एसोसिएटेड प्रेस का भी ऑफिस था, तब भी जो है इजराइल की सेना ने समय दिया था उन्हें 24 घंटे का कि आप जो है
जो आपका इक्विपमेंट वगैरह है जो भी है वो आपको निकालना है, निकाल लीजिए, क्योंकि ये बिल्डिंग को हम गिराएंगे। हमारे पास जो है इनपुट है कि वहाँ पे हमास के आतंकवादी वहाँ से ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे उनके हथियार वगैरह हैं। लेकिन हमास के जो आतंकवादी हैं उनका कहना इस मामले में बहुत ही दिलचस्प है। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो इजराइल की लोग कह रहे हैं, इजराइल की जो सेना कह रही है कि 24 घंटे का समय है, छोड़ के चले जाओ गाजा शहर को, तो वो कह रहे हैं कि ये फेक प्रोपेगेंडा है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमास के आतंकवादी इस बात को जानते हैं कि यदि सिविलियंस वहाँ पे रह जाएंगे गाजा के, तो इजराइल की सेना को वहाँ पे आक्रमण करने पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सहमेगी, क्योंकि उससे कई सारे जो सिविलियंस है वो मारे जाएंगे। क्योंकि इजराइल की सेना हमास के आतंकवादियों की तरह नहीं है कि वो जो है छोटे छोटे बच्चों का गला काटे और महिलाओं को नग्न करके प्रदर्शनी लगाए। वो फिर भी थोड़ा सा ध्यान देती है, इसलिए मौका दे रही है। इनकी तरह नहीं कि सुबह 5 बजे 6 बजे घरों में घुस के बर्बरता को जिस प्रकार से इन लोगों ने अंजाम दिया था। हमास के लोग तो यह भी कर रहे हैं कि आज जो है शुक्रवार है, आज सभी जिहादियों के लिए दिन है और पैलेस्तीन के लोग सभी लोग उठ खड़े हों और जो पूर्वी जेरूसलम में जो अल अक्सा मस्जिद है उसमें जाए, वहाँ पे जो इजराइल की सेना है उससे लड़ें, उससे संघर्ष करें। अल अक्सा मस्जिद के बारे में जैसा हमने बताया था कि इसी को लेके मतलब एक मेन कंटेंशन ये भी है, मतलब पहला जो प्रमुख कंटेंशन तो यही है कि जो अरब के लोग हैं या जो मुस्लिम लोग हैं वो चाहते नहीं है कि यहूदी लोग रहें, वो चाहते हैं कि उनको तो हम समाप्त ही कर दें। लेकिन एक जो मेन कंटेंशन ये भी बनता है, जो अल अक्सा मस्जिद है, जिसे मुस्लिम कहते हैं कि अल अक्सा मस्जिद है, यहूदी कहते हैं कि उनका मंदिर है, टेम्पल माउंट उसका नाम देते हैं। इस्लाम में तीसरे नंबर पे आता है, वो मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र इस्लाम वाले मानते हैं, और यहूदी उनको पहले नंबर पे मानते हैं, क्योंकि उनके पहले मंदिर ही जो है वो वही उसी क्षेत्र में बने थे, और टेम्पल माउंट है उनका, वो तो इतना पवित्र उसको मानते हैं कि यहूदी लोग तो उसके अंदर भी नहीं जाते हैं, उसकी दीवारों पे ही जो उनकी पद्धति से है वो उसी पद्धति से अपना पूजा पाठ करते हैं। उनका मानना है कि उसके अंदर जो है बहुत पवित्र लोग हैं, सबको जाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से सनातन में भी आप देखते होंगे कई जगह ऐसे मंदिर हैं कि कुछ लोग ही को एंट्री मिलती है, सबको ऐसे नहीं कि सबको अलाउ कर दे, कोई नहाया नहीं नहाया, मतलब एक बात समझिए कि पवित्रता की बात है वहाँ पे, इसलिए वो बाहर से ही जो है करते हैं, तो वो भी पवित्र मानते हैं। तो फिलिस्तीन का जो आतंकवादी संगठन है हमास, वो कह रहा है कि उठ खड़े हों जितने भी पैलेस्टीनियन हैं और जाके वहाँ पे करें। तो ये बेसिकली ये चाह रहा है कि संघर्ष बढ़े और ये जो माहौल है और बढ़े, ये संघर्ष को बढ़ाना चाहता है। वो तो यह भी कह रहा है कि जो वेस्ट बैंक के लोग हैं, जैसे इजराइल में एक गाजा पट्टी है जहाँ पे अधिकतर ये अरब मुस्लिम लोग रहते हैं, और एक वेस्ट बैंक है, वहाँ पे लगभग 50% जो है यहूदी रहते हैं, 50% मुस्लिम रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि वहाँ के मुस्लिम भी उठ खड़े हों और यहाँ पे जो है अल अक्सा जो है या फिर टेम्पल माउंट है वहाँ पे जाके इस तरह की चीज़ें करें। और ये जो पूरा विद्रोह है और ये जो आग है इस युद्ध की पूरे विश्व में फैल रही है। पेरिस में भी, मतलब फ्रांस में भी इसके समर्थन में, फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में रैली निकाली। फ्रांस की सरकार ने मना कर रखा था कि इस प्रकार की कोई भी रैली नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने रैली निकाली, क्योंकि फ्रांस में मुसलमान या फिर इस्लाम को मानने वाले कोई लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उन्हें नियंत्रण करना बहुत कठिन हो रहा है। अभी 2-3 महीने पहले ही जिस प्रकार से एक मुस्लिम युवक ने ट्रैफिक नियम्स का फॉलो नहीं किया था और वो बताया जा रहा था कि वो कहीं का रिफ्यूजी है, कहीं का बाहर का भी है, तो उसको पुलिस से झड़प में उसे चोटें आई थी, वो घायल हुआ था। उसके बाद पूरा पेरिस का जो शहर है वो जल उठा था, वहाँ पे दंगे हुए थे। तो फ्रांस की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कट्टर इस्लामी लोग पहुँच चुके हैं, इसलिए जो है वहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और केवल फ्रांस में नहीं, लंदन में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सभी जगह हो रही हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि जो सपोर्ट इन लोगों को कर रहे हैं, एक और स्टेटमेंट मैं आपका बता रहा हूँ, ईरान से इनको समर्थन मिलना शुरू हो गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीरुद्दौला, जो भी इनका नाम है, वो कह रहे हैं कि यदि इसी प्रकार से इजराइल जो है करते रहा तो हमें विवश होना पड़ेगा और रिस्पॉन्स मिलेगा इजराइल को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एक्सिस। रेस्ट ऑफ द एक्सिस कौन है? ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को तो नहीं बताया, लेकिन रेस्ट ऑफ द एक्सिस जो समझा जाता है कि एक तो ईरान हो जाएगा, दूसरा लेबनान का जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह हो जाएगा, कुछ हद तक सीरिया की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। इस प्रकार का जो इन्वॉल्वमेंट है, इस प्रकार की धमकी जो है ईरान की तरफ से दी गई है और पूरे विश्व में ये चीज़ें फैल रही हैं। इसको इस्लाम वर्सेस
क्रिश्चियनिटी या फिर यहूदी बनाने का प्रयास हो रहा है। प्रयास ये हो रहा है कि दिखाया जाए कि इस्लाम के लोगों पे कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन यही लोग जब इस्लाम वाले इस्लाम पे अत्याचार करते हैं तो उसको मैटर नहीं बनाते हैं, लेकिन इसको बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया, लंदन में इस तरह की घटना हुई, फ्रांस में घटना हुई, भारत में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनके समर्थन में रैलियाँ निकली, पाकिस्तान में निकली, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में निकली। लेकिन एक जो इसमें ध्यान देने वाली बात है और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से ऐसे देशद्रोहियों से निपटना चाहिए, तो उसका उदाहरण देखने में आया है अमेरिका से। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप सभी ने नाम उसका सुना होगा। जैसे हर यूनिवर्सिटी में सबकी शाखाएं होती हैं, उस यूनिवर्सिटी से संबंधित कई सारे विद्यालय होते हैं, कई सारे महाविद्यालय होते हैं, उसी प्रकार से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी संबंधित कई सारे उसकी शाखाएं हैं। उसी में 24 क्लब हैं। उन 24 क्लब में मतलब कई सारे क्लब हैं, लेकिन वो जो 32 क्लब हैं, सॉरी 24 नहीं, 32 क्लब के लोगों ने एक स्टेटमेंट, एक रेजोल्यूशन पब्लिश किया जिसमें वो दिखा रहे थे कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। इस प्रकार का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिस प्रकार से भारत में कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन दिया था कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, उस तरह से। तो ये अमेरिका में अब क्या हुआ, जो अमेरिका में बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, उनके जो CEOs हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो इस प्रकार का ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन को, ये जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसराइल में, या फिर जो भी घटना इसराइल और वर्सेस फिलिस्तीन में हो रही है, उसके पीछे एकमात्र कोई जिम्मेदार है तो इसराइल है। मतलब इसराइल को दोषी ये लोग ठहरा रहे हैं। तो अमेरिका में जो बड़ी कंपनी उसके CEOs हैं, वो कह रहे हैं इन लोगों की जो लिस्ट है ना, वो थोड़ी पब्लिक कर दी जाए। तो जब अगली बार हमको भर्ती करनी होगी तो हम ये इंश्योर करेंगे कि इन सब में से किसी को भी हम नौकरी नहीं देंगे। इस प्रकार की चीज़ें अमेरिका में हो रही हैं। लेकिन यदि यह चीज़ भारत में होती क्या हो भी चुकी है, जिस प्रकार से JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जामिया मिलिया इस्लामिया में भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत को जो स्टैंड है उसके विरोधी नारे लगते हैं, भारत सरकार कोई अच्छा कानून लाती है तो उसके विरुद्ध दंगे और हिंसा होते हैं। लेकिन भारत में आप देखेंगे कि कोई इस प्रकार की कंपनियां नहीं कहती कि हमें इनका लिस्ट दे दो, कि अगली बार हम जब भर्ती करेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि इनको नौकरियां ना दी जाए। कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन भारत में कुछ लोगों को कीड़ा काटता है तो वो करते हैं। और यहाँ पर तो इस प्रकार के देशद्रोहियों को विपक्षी जो पार्टियां हैं या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बुला के आमंत्रित करती हैं कि आप आइए और हमारी सदस्यता लीजिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार की बात करने का। और देखिए, विश्व में कहीं भी कोई देश है अपने शत्रुओं को उतना मतलब उसी प्रकार से ट्रीट करता है जैसे शत्रुओं को ट्रीट करना चाहिए। जैसे यहूदी फिलिस्तीनियों को करते हैं, फिलिस्तीनी यहूदियों को करते हैं, लेकिन कुछ कीड़ा यहूदियों को भी लग गया था, इजराइल वालों को, कि वो फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ पर बुला के नौकरी दे रहे थे। और ये जो आज पूरी समस्या है गाजा पट्टी की, वेस्ट बैंक की, इजराइल के पास ये पूरा समय था, वो उस स्थिति में था कि वो चाहता तो इन पूरे फिलिस्तीनियों को वहाँ से हटा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे इनको रहने दो, और आज उसका परिणाम वो भुगत रहा है। लेकिन भारत में तो ये कीड़ा बहुत बहुत बड़ा है। यहाँ के लोग तो अपने शत्रुओं को ही इतना प्यार देते हैं कि भारत के लोग कहते होंगे कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए बेवफा ऐसे बातें ना कर, ये बातें होती ना। तो भारत में अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें जिस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, वो सभी भारतीयों को शर्मसार करती हैं। क्योंकि अभी सितंबर में ही पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से हमारे सेना के 5 जवान जो हैं बलिदान हो गए थे, जिसमें कई सारे तो मेजर कर्नल रैंक के थे। लेकिन उसके बाद ही पाकिस्तान से हम मैच भी खेले, एशिया कप में भी हमने खेले, और जिस प्रकार से BCCI पाकिस्तान को जिस प्रकार से इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो कहीं से भी उचित नहीं लगता है। क्योंकि BCCI ने एशिया कप में आपने देखा होगा कि जब भारत पाकिस्तान का मैच जो है वर्षा से धुल गया, तो BCCI ने कहा कि हम भारत पाकिस्तान के लिए जो है एक अलग से रिजर्व डे रखेंगे, कि यदि मैच धुलता है तो उसके लिए रिजर्व डे होगा। तो पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस देने की क्या हो सकता है, स्पेशल ट्रीटमेंट देने की क्या हो सकता है। और अभी वर्ल्ड कप में भी आप देख रहे हैं कि जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो किसी को पता नहीं चला कि वर्ल्ड कप शुरू कब हुआ, न कोई रंगारंग कार्यक्रम हुआ, न कुछ आतिशबाजी हुई, कुछ नहीं। लेकिन अब जो है 14 तारीख को, आज चूँकि 13 है, मतलब कल ही भारत पाकिस्तान का मैच है, तो उसमें ये निकल के आया है, BCCI बोल रहा है कि हम रंगारंग कार्यक्रम करेंगे, अरिजीत सिंह पहुँचेंगे, ये लोग पहुँचेंगे। तो क्या आवश्यकता है कि ऐसे देश के प्रति इतना सब कुछ करने की, जो हमारा शत्रु देश है, जिसको विश्व में कोई पूछता नहीं है,
जो पूरे विश्व में सऊदी अरब में भिखारियों को एक्सपोर्ट करता है। कुछ दिन पहले पकड़े गए थे ना कि भिखारी बन के जा रहे थे मक्का मदीना में, जाके भीख मांगते, तो सऊदी अरब के लोगों ने पकड़ लिया, तो इनको वापस से पाकिस्तान भेजा। एक रिपोर्ट भी आई कि दुनिया में जो भी ये जो पश्चिम मध्य के देश हैं उसमें सबसे अधिक भिखारी 90% से अधिक जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान के हैं। तो ऐसे देशों को इतना इंपॉर्टेंस देने की क्या हो सकता है? पैसा बड़ा हो गया है क्या देश से? वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, भारत के लोगों को मार रहे हैं, आप उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और केवल यहीं पे आप लोग नहीं रुक रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी गलत है। लेकिन पाकिस्तान के जब खिलाड़ी आ रहे हैं तो जो है उनके लिए हिंदू लड़कियों का आप नृत्य करवा दे रहे हैं, उनके लिए दुष्टों के लिए। ये सब करने की क्या हो सकता है? जैसे अन्य टीमें आ रही हैं, जैसे अन्य टीमें खेल रही हैं, उसी हिसाब से करना चाहिए। और इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ जैसा को, जो अमित शाह का लड़का है। कई लोग ये कह रहे हैं कि राजू शुक्ला को कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, या जो बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी उनको क्यों नहीं बोल रहा है। तो भाई आपके पास इतनी पावर है, जैसा यदि चाहें तो क्या इस प्रकार का रंगारंग कार्यक्रम हो सकता है? जैसा यदि चाहें, यदि अपना फुट पैर रख दें कि नहीं होगा, तो क्या इस प्रकार से जो लड़कियां नचवाई जा रही हैं उनके स्वागत के लिए, तो क्या यह संभव है? इतनी पावर है आपकी कि आप जो है कुछ भी नियम बना पा रहे हैं, एक अलग से नियम बना दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान मैच होगा तो हम रंगारंग कार्यक्रम रख लेंगे। तो आपके पास क्या पावर नहीं है? और पाकिस्तान के लोग आपको क्या दे रहे हैं? मोहम्मद रिजवान जो है 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें भी भारत के विरुद्ध जब उन्होंने जीत दर्ज की थी तो मैदान में उसने नमाज पढ़ी थी। फिर उसके बाद ये हुआ, वकार यूनुस जो कह रहा था टीवी पे बैठ के कि मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट था कि उन्होंने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। और अभी जो ये मैच हुआ है, जो अभ्यास मैच हुआ था, पाकिस्तान ने जो पहला अभ्यास मैच खेला नीदरलैंड के विरुद्ध, वहाँ भी वो नमाज पढ़ रहा है। तो क्या जब बीसीसीआई इतना पावरफुल हो गया है कि जब एशिया कप में एक रिजर्व डे रख सकता है, इतना पावरफुल हो गया है कि अपने अकॉर्डिंगली जो है सब कुछ कर सकता है कि ओपनिंग सेरेमनी में रंगारंग कार्यक्रम नहीं रखेगा, भारत पाकिस्तान के बीच में रंगारंग कार्यक्रम रखेगा, तो क्या वो इतना पावरफुल नहीं है कि इस प्रकार के धार्मिक कृत्य, मजहबी कृत्य ग्राउंड पे किए जा रहे हैं तो उसको रोक सके? मुझे तो लगता है कि बीसीसीआई आईसीसी से भी बड़ा हो गया है, क्योंकि जब धोनी ने वो बलिदान वाला ग्लव्स पहना था तब तो आईसीसी बोला कि ये तो सही नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल के लिए कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। मोहम्मद रिजवान जो है अपनी जीत जो है, पाकिस्तान की जीत को जो है हमास के आतंकवादियों को करता है कि ये तो फिलिस्तीन के लोगों के लिए है, उनको समर्पित करता है। तो क्या यहाँ पे आईसीसी या बीसीसीआई को नहीं बोलना चाहिए? और भारत के मुसलमान तो हैं ही गद्दार। हैदराबाद में किस प्रकार से इनके अधिकतर मैच आप देखिए, पाकिस्तान का अधिकतर मैच जो है हैदराबाद में करवाए जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या वहाँ पे अधिक है। अहमदाबाद में कराए जा रहे हैं, वहाँ भी जनसंख्या अधिक है। कोलकाता में कराए जा रहे हैं। और यदि फाइनल में जो है पाकिस्तान, सेमीफाइनल में जो है पाकिस्तान भारत पाकिस्तान का मैच होगा, तो वो कोलकाता में ही खेला जाएगा, क्योंकि कोलकाता में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है। और यदि भारत पाकिस्तानी होगा तो भारत जो है मुंबई में खेलेगा सेमीफाइनल। लेकिन यदि पाकिस्तान पहुंच जाता है तो पाकिस्तान वाला वेटेज होगा और वो कोलकाता में खेला जाएगा। तो आप इसको समझिए। और हैदराबाद में आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं कि एक जो जर्नलिस्ट है, मुस्लिम ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब 100%, वो क्या कह रहा है कि आप जो है 2 मैच जीत गए, अब तीसरा भी जीत जाएंगे। तीसरा मैच जो भारत के साथ है वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। पहले 2 वार्म मैच हार गए, यस 2 लीग जीत गए, यस तो ज़बरदस्त अचीव बात कर रहे हैं। खत्म। तो अब इतना कॉन्फिडेंस हो गए, अब थर्ड मैच में अब भी शायद जीत जाए। थर्ड मैच जाने वाला है अहमदाबाद में, ये हो गया। दूसरी बात, आप हेल्थ कैसी है? बहुत आप गिर रहे थे, पड़ रहे थे, क्रैम्प्स थे, बैक पेन था बहुत, हमें भी दर्द हो रहा था देख के। तो वो मर्द मुजाहिद की तरह खेले आप। आखिरी सवाल ये कि 15 दिन हैदराबाद में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह क़याम रहा शहर हैदराबाद, शहर दक्कन हैदराबाद में आपका क़याम रहा 15 दिन हमारे लिए बाइस एज़ाज़ व इफ्तिखार है कि आप लोग आए, यहाँ रहे हमारी शहर में, खाया पिया बहुत। और कहाँ गए? 4 मीनार देखा या नहीं? और जहाँ पे आपने बात की हैदराबाद की, तो यकीन करें मुझे तो ऐसे लगा कि मैं पिंडी में मैच खेल रहा हूँ। आज जिस तरह क्राउड ने मोहब्बत दी है, और मुझे सिर्फ नहीं दी, पूरी पाकिस्तान टीम को जिस तरह मोहब्बत। भारत के दुश्मन को किस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं, कोई सेल्फी लेने के लिए मरा जा रहा है, तो ये सब क्या सही है?
सब गलत है, ये सब बंद होना चाहिए। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि जो भारत पाकिस्तान का जो मैच होगा वर्ल्ड कप में, उसे लाइव बिल्कुल न देखा जाए। और जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं तो कोई भी जाके स्टेडियम में टिकट खरीद के मैच तो बिल्कुल ना देखे। फिर भी बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो विज्ञापन वगैरह है वो सब तो बिक गए होंगे, वो सब तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक संदेश भारतवासियों की तरफ से देना चाहिए कि हमारी सेना के जवान हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात अपना घर परिवार छोड़ के खड़े हैं, तो हम उनके साथ हैं। अभी क्या होता है कि भारत के लोगों को कोई समस्या नहीं, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, बॉलीवुड को कोई समस्या नहीं, फिल्में बना रहे, तो समस्या केवल सेनानियों के लिए है। वो क्या केवल पैसे के लिए वहाँ पे खड़े हैं? पैसा कमाना होता तो कहीं और भी खड़े हो सकते थे, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हमें उनके प्रति जो है रेडी होना चाहिए। लेकिन हम जो है पाकिस्तान के मैच देख रहे हैं, उसका बैकआउट होना चाहिए। किसी को बहुत ज़्यादा चुल मच रही है तो स्कोर कार्ड देख ले, लेकिन लाइव देखने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैदान में जाके देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इनका पूरी तरह से बैकआउट होना चाहिए। और अब फिर से आते हैं इजराइल और फिलिस्तीन पे, कि इजराइल और फिलिस्तीन पे जिस प्रकार से हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों को मारा, पहले तो ये लोग बड़े जश्न मना रहे थे, लेकिन जब इजराइल ने रिटेलिएट करना शुरू किया, और जैसा मैंने बताया कि अभी इजराइल ने अच्छे से रिटेलिएट किया भी नहीं है, अभी तो उन्होंने शुरू भी नहीं किया। अभी तो मैंने बताया ना कि केवल हवाई हमले थोड़े बहुत किए हैं। और अभी जो उनके 3-3.5 लाख 4 लाख जो सैनिक खड़े हैं, अब वो जब गाजा में घुसेंगे ना, तब गाजा का बजेगा बाजा, तब उनको समझ में आएगा। लेकिन रोना गाना इनका अभी से चालू हो गया है। कई सारे वीडियोस लगातार आ रहे हैं कि किस प्रकार से रोने गाने के लोग फेक तरह से, नकली तरीके से रो गा रहे हैं। एक वीडियो आया कि ये लोग जो है किसी का शव लेके जा रहे हैं, रो गा रहे हैं, फिर कहीं पे धमाके की आवाज़ सुनाई दी तो शव को नीचे रखा, भाग गए, गायब हो गए। और जो नीचे लड़का लेटा हुआ था कफन वफन पहन के, वो भी मौका पा के वो भी भाग गया। ये पूरी दुनिया में एक तरह से सिंपैथी लेने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा ये जो फिलिस्तीनी फैला रहे हैं। जब दम नहीं था पिछवाड़े में तो क्यों गए इजराइल में? सब नहीं करना चाहिए था ना। कई सारे वीडियोज आ रहे हैं, कुछ महिलाएं जो हैं रो रही हैं, उसमें रो भी रही हैं, उसमें हंस भी रही हैं। आप वीडियो देखिए और फिर बताइए आपको कैसा लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये एक तो इन्होंने इजराइल के लोगों को मारा, महिलाओं को मारा, बच्चों को मारा, बर्बरता की, और जब अपनी बारी आई तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इजराइल ने पूरा मन बना लिया है। इजराइल अब इस विषय में बिल्कुल नहीं सोचेगा कि ये लोग क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हाँ, जो लोग इस प्रकार की चीज़ें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जैसे कि मुसलमान जगत के लोग, वो लोग देखना चाहेंगे। उनको लगेगा कि हाँ कितना अत्याचार हो रहा है। उन लोगों को तो ये भी नहीं दिखेगा कि ये लोग हंस रहे हैं। उन लोगों को लगे कि नहीं, बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लड़ाई जो है लंबी चलेगी, क्योंकि ईरान भी इस लड़ाई में कूदने वाला है और धीरे धीरे कई सारे देश आएंगे। और मुझे लग रहा है कि चाइना का भी इसमें हाथ है, उसके लिए अलग से वीडियो करूँगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप सभी जुड़े। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।